नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आजकल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे बिल्डर्स दिवालिया हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं इन दिवालिया होने वाले बिल्डर्स के बारे में 5 बिंदुओं पर बात करूँगा। पहला बिंदु है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्डर्स क्यों दिवालिया हो रहे हैं। दूसरे बिंदु में मैं कुछ बिल्डर्स के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी बिल्डर्स की कंपनियां हैं जो दिवालिया हो रही हैं। और तीसरे बिंदु में मैं बात करूंगा कि क्या गणित है इस दिवालिया होने के कारण में, क्यों बिल्डर्स दिवालिया हो रहे हैं, क्या दिवालिया होने पर भी उनका कुछ फायदा है। और चौथे बिंदु में मैं बात करूंगा कि सरकार क्या कर रही है। और पांचवें बिंदु में मैं बात करूंगा कि आखिर जब बिल्डर दिवालिया हो जाता है, जो अलॉटीज हैं, आवंटी है, जिन्होंने फ्लैट खरीदा है, उनका क्या भविष्य है उसमें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज के लगभग 10 से 15 साल पहले बिल्डर्स को फ्लैट बनाने के लिए, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए नोएडा अथॉरिटी द्वारा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा भूखंड आवंटित किए गए थे, जिनमें केवल 10% पैसा जमा करा के भूखंड बिल्डर्स को दे दिए गए थे। उनका नक्शा पास कर दिया गया था और 90% पैसा उनसे बाद में लेना था। इन शर्तों पर वहां भूखंडों का आवंटन किया गया था, नोएडा अथॉरिटी ने किया था। अब हुआ क्या कि 10% पैसा जमा करा के बिल्डर्स ने वहां पर ग्रुप हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए बड़े बड़े भूखंड अलॉट करा लिए और उनमें काम शुरू कर दिया। लेकिन अथॉरिटी को जो 10% देने के बाद बचा हुआ 90% और उसकी कीमत का पैसा था, भूखंड के जो कॉस्ट थी उसका 90% अवशेष जो पैसा था, वो यथा समय जब शेड्यूल्ड था उनका देने का, दिया नहीं। और कुछ कम दिया, किसी ने बिल्कुल भी नहीं दिया। और स्थिति ये आ गई कि बिल्डर्स ने अलॉटीज को तो बिल्डिंग्स में फ्लैट अलॉट कर दिए और उनसे जो आवंटन करने पर पैसा लिया फ्लैट की कीमत के अगेंस्ट, वो उन्होंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा भूखंड 10% पैसा जमा करा के अलॉट करा लिया, वहां पर अपना काम शुरू कर दिया और पहले प्रोजेक्ट का जो बकाया पैसा था वो नहीं जमा किया। ऐसे करते करते बिल्डर्स की लायबिलिटी प्राधिकरण के प्रति बढ़ती गई। भूखंड की कीमत का पैसा पहले प्रोजेक्ट में नहीं जमा किया, दूसरा अलॉट करा लिया भूखंड, उसमें भी यही स्थिति की। उन्होंने भूखंड अलॉट करा लिया, नक्शा पास करा लिया, निर्माण की अनुमति मिल गई, बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी और अलॉटमेंट शुरू कर दिया। उसमें भी बकाया जो 90% पैसा था वो नहीं दिया, कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह जमीनें बढ़ाते चले गए और आवंटियों को फ्लैट अलॉट करते चले गए बिना निर्माण किए हुए, केवल नक्शा पास करा के। या कुछ बिल्डर्स ने कुछ प्रॉपर्टीज पे अपने फ्लैट बना भी दिए, निर्माण शुरू भी कर दिया, लेकिन निर्माण बीच में रुक गया, कंप्लीशन तक नहीं पहुंचा, पूरा नहीं हो पाया। कमोवेश यही स्थिति अधिकांश बिल्डर्स की रही। जब पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया तो जो पहला प्रोजेक्ट था उसमें निर्माण करने के लिए बिल्डर के पास पैसा नहीं रहा, प्राधिकरण में देने के लिए जो बकाया धनराशि थी 90% वो देने के लिए पैसा नहीं रहा और बिल्डर्स की स्थिति ये हो गई कि उन्होंने प्राधिकरण में पैसा देना बंद कर दिया, साइट पर काम करना बंद कर दिया और अलॉटी फंस गए। इस केस में फिर अलॉटीज ने भी बिल्डर को पैसा जो बकाया फ्लैट का था वो देना बंद कर दिया और बिल्डर किसी भी तरह आप प्राधिकरण की या बैंक की कहीं से लोन लिया हो वो किस्त देने के लिए असहज हो गई, जमा नहीं कर पाए, ये स्थिति हो गई और सारे जो प्रोजेक्ट थे वो अधर में लटक गए। तो अब जब बिल्डर के पास पैसा अलॉटी से आ नहीं रहा है, उसने जो मूल पैसा था उस प्रोजेक्ट का किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा दिया, तो बिल्डर प्राधिकरण में बकाया धनराशि जमा करने की स्थिति में नहीं रहे और ये स्थिति कमोबेश अधिकांश बिल्डर की हो गई। यही उनके दिवालिया होने की पहली स्टेज थी और इसी स्टेज में जब वो प्राधिकरण का पैसा नहीं जमा कर पाए, प्राधिकरण ने उन पर दबाव बनाया, तो दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गए और कुछ बिल्डर दिवालिया हो गए। और इन्हीं परिस्थितियों में बिल्डर्स ने अपनी एक एसोसिएशन बनाई और कोर्ट में उसका केस दायर कर दिया प्राधिकरण के खिलाफ कि प्राधिकरण हमसे विलंब ब्याज अधिक ले रहा है और पेनल्टी भी ऊपर से ले रहा है, इसको माफ कर दिया जाए, इसलिए हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने केस डाल दिया कोर्ट में और ये केस चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कुछ महीनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना निर्णय सुना दिया है और ये कहा है कि जो अवशेष पैसा था बिल्डर्स प्राधिकरण में जमा कराने वाले थे
वो पूरा पैसा बिल्डर्स को प्राधिकरणों में, नोएडा अथॉरिटी में या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जमा कराना ही पड़ेगा। और जो ब्याज की दर प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित की गई है वो ब्याज की दर उचित है और उसी दर पर ब्याज और पेनल्टी देना ही पड़ेगा। इस केस में भी अभी अंतिम निर्णय ब्याज के ऊपर भी आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया है कि उसने जो पुराना फैसला किया था जिसमें पूरा पैसा ब्याज सहित और पेनल्टी सहित जमा कराने का निर्णय था, वो निर्णय सही है और अब इसमें ब्याज की दरों में या पेनल्टी में कोई कमी नहीं की जाएगी और बिल्डर्स को पूरा पैसा प्राधिकरण में जमा कराना ही पड़ेगा। अब स्थिति ये हो गई तो कुछ बिल्डर्स इस निर्णय के पहले ही 2-3 साल पहले से दिवालिया हो गए और अब इस निर्णय के बाद नोएडा अथॉरिटी ने, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर्स पर पैसा बकाया वसूलने के लिए अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो मेरा जो अध्ययन है, मेरा जो अनुमान है वो कहता है अगले कुछ महीनों में या कुछ सालों में जब बकाया पैसा प्राधिकरण अपना मांगेगा, उसके लिए सख्ती करेगा, आरसी जारी होगी, बिल्डर्स नहीं दे पाएंगे तो ये दिवालिया होने वाले बिल्डर्स की संख्या और बढ़ जाएगी। तो ये स्थिति है कि बिल्डर वहां पर दिवालिया क्यों हुए। अब दूसरे बिंदु पर बात करते हैं कि कौन कौन से बिल्डर्स हैं जो दिवालिया हुए अभी तक। दोस्तों, अभी तक जैसा कि आपको मालूम है कि आम्रपाली जो बिल्डर्स है ये दिवालिया हो गया है और इसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना कोर्ट रिसीवर बैठा दिया हुआ है और वो कोर्ट रिसीवर ही अब बिल्डर की जगह पे काम करके जो अवशेष निर्माण है उनको पूरा कर रहा है। कोर्ट रिसीवर के अकाउंट में ही एलॉटी जब पैसा जमा करा रहे हैं और बिल्डर के द्वारा जो जो अधूरे प्रोजेक्ट थे आम्रपाली बिल्डर द्वारा उन सब पर कोर्ट रिसीवर के देख रेख में काम हो रहा है और अब कोर्ट रिसीवर आ गया है, बिल्डर वहां पर दिवालिया हो गया है। आम्रपाली बिल्डर की बात है। इसी तरह कुछ और बिल्डर्स हैं जिनकी बात करेंगे, जैसे सुपरटेक है, लॉजिक्स है, जेपी है, वेव है, 3C बिल्डर है और अगर बात करें एटीएस जैसी कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है वो केवल 25 करोड़ रुपए के लिए भी दिवालिया हो गई है और आगे भविष्य में जैसे हमें लग रहा है तो यूनिटेक बिल्डर भी लाइन पे है। ये सब भी दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं और जैसे अब नोएडा अथॉरिटी ने और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपने अवशेष पैसे की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वसूली के लिए कार्रवाई तेज की है तो भविष्य में कुछ और बिल्डर्स भी इस लाइन में लग सकते हैं, कुछ और बिल्डर भी दिवालिया हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बिंदु संख्या 3 पर कि बिल्डर्स का इसमें क्या गणित है दिवालिया होने में। क्या बिल्डर दिवालिया होने के बाद भी लाभ में रहते हैं, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, दिवालिया कानून के सेक्शन 14 में ये प्रोविजन है कि जैसे ही बिल्डर अपने को दिवालिया घोषित करता है वैसे ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्त हो जाती है उस प्रोजेक्ट पर और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त होते ही बिल्डर को मैरिटोरियम मिल जाता है और उस पर जो भी देनदारियां हैं सारे देनदारियां जमा करने के लिए उसकी बाध्यता खत्म हो जाती है। इसके अलावा एक काम और होता है कि उसके ऊपर किसी अन्य ने अगर कोई सिविल मुकदमा कर रखा है तो उस मुकदमे में भी लंबित हो जाता है मुकदमा, कोई सुनवाई नहीं होती है जब तक कि उसके दिवालिया होने की प्रक्रियाधीन रहती है, फाइनल नहीं हो जाती। तब तक ना तो उसको कोई अपनी देनदारियां देनी है और ना ही कोई मुकदमा उसके ऊपर चलता है, लंबित हो जाते हैं सारे मुकदमे। ये इसकी प्रक्रिया है। तो उस समय तो बिल्डर का एक तरह से इंस्टेंटली लाभ ही है। अब होता क्या है, जब बिल्डर दिवालिया हो गया तो उसके प्रोजेक्ट को नीलाम करने की स्थिति बनती है, उस पर बोली लगेगी। तो बोली लगने में भी जो मूल कंपनी है अधिकांश बार यही होता है, यही उसकी आशा भी होती है कि ऐसा ही हो बिल्डर की। उसकी जो सेल कंपनी है वो कंपनियां ही बोली लगाती हैं और उस बिल्डर का ये प्रयास रहता है कि उसकी जो सेल कंपनी है वही इस प्रोजेक्ट में बोली लगाकर उस प्रोजेक्ट को दोबारा से ले लें। एक उदाहरण से इसको समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी बिल्डर कंपनी ने अथॉरिटी से 100 करोड़ रुपए में कोई जमीन खरीदी उस पर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए और 10% के हिसाब से उसने 10 करोड़ रुपया वहां जमा करा दिया। अब उसका 90 करोड़ रुपया अथॉरिटी को देना प्लॉट की कीमत के मद में बाकी है। उसने नक्शा पास करा लिया और उस पर निर्माण काम शुरू कर दिया। अब उसके पास जो 90 करोड़ रुपया देना था वो उसने प्राधिकरण में नहीं दिया और निर्माण शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और उस 90 करोड़ बकाया पर प्राधिकरण का ब्याज, विलंब ब्याज लगता रहा और लगते लगते कल्पना कीजिए कि अगर 10 साल निकल गए, 10-12 साल में वो रकम जो 90 करोड़ थी वो बढ़ के 300 करोड़ हो गई। आज उसको अगर बिल्डर को देना है तो 300 करोड़ रुपए देना है
और उसका काम अधूरा है, उसने पैसा किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया, कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। अब बिल्डर के पास देने के लिए पैसा नहीं है और पैसा जो देनदारी 90 करोड़ थी वो 10 साल 12 साल बाद बढ़कर 300 करोड़ हो गई। अब उसने क्या सोचा कि भाई इतना पैसा तो हम जमा नहीं कर पाएंगे, मेरे पास है नहीं, और करेंगे भी मान लीजिए कहीं से व्यवस्था करके, तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट प्रॉफिट की बजाय लॉस में चला जाएगा। इतना तो हमें एलओटी से नहीं मिलने वाला, पूरा प्रोजेक्ट बेच भी लेंगे तो 300 करोड़ नहीं मिलेगा, माइनस में चला जाएगा। तो उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता और वो दिवालिया होने की कोशिश करता है या दिवालिया अपने को घोषित कर लेता है। दिवालिया घोषित करते ही उसकी सारी देनदारियों पर रोक लग जाती है प्रक्रिया होने तक, और कोई भी मुकदमा उस पर प्रभावी नहीं रहता है। अब उसने क्या सोचा, दिवालिया अपने को घोषित कर लिया, अपनी और सेल कंपनियों से उस पर बोली लगवाई और कोशिश ये की कि वो प्रोजेक्ट उसकी सेल कंपनी को मिल जाए, जो मुखौटा कंपनी है उसको मिल जाए। और कुल मिला के जब अगर उस मुखौटा कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिल जाता है बोली में, तो बिल्डर तो वही रहा, कंपनी बदल गई। एक बिल्डर, एक इंसान कई कंपनियां बना सकता है, उसकी दूसरी कंपनी के हाथ चला गया। अब मान लीजिए बोली में जो 90 करोड़ देनदारी थी वो उसने 120 करोड़ रुपए में बोली लगा के ले ली, और उसने ये कैलकुलेशन की कि 90 करोड़ हम दे देंगे प्राधिकरण की जो बची हुई कीमत है उसकी मद में जमा करा देंगे, और 30 करोड़ में हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, निर्माण में अधूरा जो काम है वो लगेगा। इस तरह उसने अपनी कैलकुलेशन करके 120 करोड़ में अगर बोली लगाई और वो कंपनी ले ली, तो बिल्डर को 300 करोड़ के स्थान पे और केवल उसकी मुखौटा कंपनी बदल जाएगी, और अब उसको मुखौटा कंपनी में वो जो सेल कंपनी है उसमें बोली लगा के वो केवल 120 करोड़ में वो प्रोजेक्ट ले लेगा। तो बिल्डर का इसमें क्या नुकसान है, उसका तो फायदा ही है। लेकिन ये प्रक्रिया अभी नहीं हो पाई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है किसी बिल्डर के लिए, लेकिन ऐसा बिल्डर करने के लिए ही ये सारा प्रयोजन करते हैं और अपने को दिवालिया घोषित करते हैं। उनकी मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन ये प्रयोजन भी है कि भाई हम अपनी सेल कंपनी के माध्यम से, इसको बोली के माध्यम से फिर ले लेंगे और कम पैसे में मेरा काम चल जाएगा, बाकी देनदारी हमारी मुक्त हो जाएगी, हमें नहीं देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर एटीएस की बात करें, केवल 25 करोड़ रुपए के लिए वो दिवालिया हो गई, तो हमें नहीं लगता है कि वो वास्तव में दिवालिया मजबूरी में हुई है, उसका भी कोई ऐसा ही प्रयोजन रहा होगा। ऐसे और भी कंपनियां कर सकती हैं भविष्य में, ये भी हम आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं। अब बात करते हैं अगले बिंदु पर कि सरकार क्या कर रही है, कैसे इस पे अंकुश लगाएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो संस्थागत वित्त विभाग है उसके माध्यम से एक पोर्टल तैयार किया है, जिस पोर्टल पर इस तरह जो बिल्डर्स से सताए हुए लोग हैं, आवंटी हैं, जिनका पैसा बिल्डर्स ने दबा लिया है, अब उनको फ्लैट नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दिया है क्योंकि उन्होंने निर्माण करना बंद कर दिया। आवंटी से उन्होंने पैसा ले लिया और बिल्डर ने निर्माण करना बंद कर दिया, अब आवंटी को फ्लैट नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे बिल्डर के द्वारा जो आवंटी है, सताए हुए हैं, जिनका पैसा बिल्डर ने दबा रखा है और फ्लैट नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोग अपनी शिकायत संस्थागत वित्त विभाग द्वारा तैयार कराए जा रहे पोर्टल पर कर सकते हैं। संस्थागत वित्त विभाग उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसा पोर्टल तैयार कर रहा है जहां पर कि ऐसे लोग जिनका पैसा बिल्डर ने दबा लिया है और फ्लैट नहीं मिल पा रहा है, वो उस पोर्टल पर अपनी शिकायत कर सकते हैं। इस शिकायत पर बिल्डर को 10 वर्ष की कैद हो सकती है और 10 लाख रुपया उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि इसके लिए सरकार ने कौन से अधिनियम का जो प्राविधान है उसका प्रयोग किया है। दोस्तों, संस्थागत वित्त विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम और जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम के तहत ये पोर्टल विकसित किया गया है, जहां पर कोई भी आवंटी बिल्डर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करा सकता है कि बिल्डर ने हमारा पैसा ले लिया है और अब हमें फ्लैट नहीं दे रहा है, इसका कब्जा नहीं दे रहा है या रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, काम अधूरा छोड़ दिया है। इस शिकायत पर उस पोर्टल पर जब शिकायत रजिस्टर हो जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी और बिल्डर को इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई में निर्णय दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम 10 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना का प्राविधान है। ये उत्तर प्रदेश सरकार सख्ती कर रही है। तो मेरा जो अनुभव कहता है वो ये कहता है कि पुरानी सरकारों में 10-15 साल पहले जो भी सरकारें थी, उन्होंने एक नेक्सस तैयार कर रखा था। हमें लगता है बिल्डर का और अथॉरिटी के अधिकारियों का एक ऐसा नेक्सस तैयार हो गया था। नहीं तो क्या जरूरत थी कि 10% पैसा जमा करा के ही बिल्डर्स को जमीन अलॉट कर दी गई, उनको निर्माण करने की अनुमति दे दी गई, नक्शा पास कर दिया गया और बाकी पैसे की वसूली के लिए यथा समय जो उनका शेड्यूल्ड प्रोग्राम था पैसा जमा कराने का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और 10-15 साल टलते चले गए और बिल्डर ने एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट ले लिया, दूसरा प्लॉट अलॉट करा लिया और यहाँ का पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। इस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और 10% जमा करा के अलॉट कर दिया, दूसरा प्लॉट भी, फिर तीसरा
भी इस तरह तो प्रोजेक्ट फंसने ही थे। तो इसमें मुझे नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स के बीच नेक्सस की बू आ रही है, ऐसा कोई हो सकता है, ये मेरा अनुभव कहता है। लेकिन इस सरकार ने अब इस नेक्सस को तोड़ दिया है और इस अधिनियम के अंतर्गत, जिसकी अभी हमने आपको चर्चा की थी, एक पोर्टल विकसित किया है जिसपे इस तरह के सारे बिल्डर्स पर नकेल कसने का प्राविधान है और एक पोर्टल तैयार किया गया है जिस पर लोग अपनी शिकायत करके बिल्डर के बारे में पूरी सूचना दे सकते हैं। इस पर सरकार कार्रवाई करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि फ्लैट खरीदने वालों का जो पैसा फंसा है उनका क्या भविष्य है। दोस्तों हम इसको अब कैटेगराइज कर लेते हैं, 3 तरह की कैटेगरी बना लेते हैं। पहली कैटेगरी वो है जहां पर बिल्डर ने जमीन अलॉट कराई ग्रुप हाउसिंग के लिए नोएडा अथॉरिटी से और उस पर प्रोजेक्ट का नक्शा पास कराया, लेकिन अभी तक कुछ भी निर्माण नहीं किया है। पूरी तरह जो उनकी लैंड है वो प्रोजेक्ट की वो खाली पड़ी हुई है। तो नोएडा अथॉरिटी ने ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ऐसे समस्त प्रोजेक्ट, ऐसे समस्त आवंटी, जो बिल्डर आवंटी उनकी बात हो रही, ऐसे समस्त बिल्डर्स जिन्होंने नोएडा अथॉरिटी से या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से अपनी जमीन खरीदी थी, अलॉट कराई थी लीज पर 10 साल के किस्तों पर और पैसा जमा नहीं किया है, उसका ब्याज भी जमा नहीं किया है, तो नोएडा अथॉरिटी अब उन बिल्डर्स की जो लैंड है, जो जमीन है, जो उनको आवंटित है, वो कैंसिल करने जा रही है और दोबारा से अपना कब्जा लेके उसको नीलाम करेगी किसी और बिल्डर को। ऐसा निर्णय नोएडा अथॉरिटी ने किया है। तो ऐसे केस में जो आवंटी हैं जिनका की लैंड खाली है, कोई निर्माण नहीं हुआ, बिल्डर ने बुक कर लिए हैं, पैसे जमा करा लिए फ्लैट के लिए, उनका पैसा आवंटी को इस अधिनियम के अंतर्गत जो पोर्टल है वहां से वापस मिल सकता है, ये प्रोविजन है। और नोएडा अथॉरिटी अपना प्लॉट बिल्डर से वापस ले लेगी, रीटेक कर लेगी, दोबारा कब्जा ले लेगी। अब दूसरा प्रोजेक्ट है, जैसे कि जिस बिल्डर ने जमीन अलॉट कराने के बाद उस पर निर्माण कर लिया है, निर्माण पूरा नहीं हुआ, अर्धनिर्मित प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट पर भी नोएडा अथॉरिटी काफी सख्त है। ऐसे समस्त प्रोजेक्ट पर नोएडा अथॉरिटी अपनी देनदारियों के लिए आरसी जारी कर सकती है और जिला प्रशासन की मदद से उस आरसी पर कार्रवाई करते हुए उस प्रोजेक्ट को नीलाम किया जा सकता है या बिल्डर से उनकी कुल संपत्तियों में से आरसी के माध्यम से वसूल किया जा सकता है और वसूल करके उस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा और आवंटी को फ्लैट बना के देने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। भले ही उसमें किसी और बिल्डर को इन्वॉल्व किया जाए किसी प्रक्रिया के माध्यम से, लेकिन आवंटियों का हित ध्यान में रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा नोएडा अथॉरिटी के द्वारा। ऐसा नोएडा अथॉरिटी निर्णय ले सकती है। तीसरी कैटेगरी ऐसी हो सकती है जिसमें कि अभी डिटेल में हम लोगों ने बात की है कि बिल्डर अपने को दिवालिया घोषित कर दे। दोस्तों इस कैटेगरी में जो प्रोजेक्ट्स आएंगे कि बिल्डर जिसमें अपने को दिवालिया घोषित कर देगा, उसमें तो आम्रपाली की तरह ही हो सकता है कि उसमें कोर्ट अपना रिसीवर बैठा दे। इसी तरह और प्रोजेक्ट्स भी आगे आ सकते हैं। भविष्य में इस तरह दिवालिया होने वाले बिल्डर्स की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपने बकाया धनराशि की जो अवशेष धनराशि है उसको जमा कराने के लिए कार्रवाई सख्त कर दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आ गया है। उसमें कहा गया है कि सारे बिल्डर्स को अथॉरिटीज का बकाया पैसा जुर्माने के साथ जमा कराना ही पड़ेगा, ब्याज दर में या किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। अंतिम निर्णय आने के बाद अथॉरिटीज ने अपना पैसा वसूलने के लिए बिल्डर्स पर सख्ती करनी शुरू कर दी है, तो वो नीलामी के माध्यम से या रीटेक करके या जैसे भी अपना पैसा वसूलेगा और प्रोजेक्ट पूरे कराने की कोशिश की जाएगी अगर वो पूरा करने योग्य है। और अगर बिल्डर दिवालिया घोषित हो जाता है तो कोर्ट रिसीवर के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट रिसीवर उसको रिसीव कर सकता है आम्रपाली की तरह। और अगर कोर्ट रिसीवर नहीं रिसीव करता है, कुछ दिवालिया लोग घोषित हो जाते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट को बोली लगा के नीलाम किया जा सकता है और नीलामी करके दूसरे बिल्डर को दिया जा सकता है और उसके माध्यम से प्रोजेक्ट पूरे कराए जा सकते हैं। ये आवंटियों के हित का ध्यान रखना नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का प्रथम कर्तव्य है और ऐसा करते हुए वो दिख भी रहे हैं। इस समय जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो आवंटी के हित में ही हो रही है। दोस्तों इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।